आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है, रीजन ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। रीजन ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। और ये हम आपको बोर्ड पे पढ़ाएंगे, तो आप लोग बोर्ड पे मुतवज्जे हो जाएं। सर अभी आप न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं या फिर समझा रहे हैं? अभी न्यूमेरिकल करा रहे हैं बेटा, थोड़ी देर में, बस 5 मिनट में। अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं रीजन ऑफ डेविएशन। Reason of deviation of real gas from ideality। ये हमारा टॉपिक रह गया था और हम ये आपको पढ़ाने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, दो कंडीशंस हैं जिस पर डेविएशन होता है। कंडीशंस ऑफ डेविएशन, ये हमने आपको कल पढ़ाई थी, आपको याद होगा। दो कंडीशन है जिस पर डेविएशन होता है। पहली कंडीशन है हाई प्रेशर। ये वो कंडीशन है जिस पर गैस जो है वो नॉन आइडियल बन जाती है। और दूसरी कंडीशन जो है वो जो पढ़ाई थी आपको, वह लो टेम्परेचर। ये दो कंडीशन जो है वो डेविएशन की रिस्पॉन्सिबल है। अब हाई प्रेशर पर क्या होता है? हाई प्रेशर पर केएमपी का पोस्टुलेट नंबर 1 रॉन्ग हो जाता है। वो पोस्टुलेट नंबर 1 कौन सा था? वो पोस्टुलेट नंबर 1 कौन सा था? वो था कि वी आई इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, यानी इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल। लेकिन बच्चों, हाई प्रेशर पर ये वाला पॉइंट गलत साबित हो जाता है और हाई प्रेशर पर वी आई इज ग्रेटर देन 0, यानी हाई प्रेशर पर इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं रहता, बल्कि अननेग्लिजिबल हो जाता है, यानी मॉलिक्यूल्स कुछ जगह ऑक्यूपाई करने लग जाते हैं। तो केएमटी का पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 1 है केएमटी का, जो कल आपको पढ़ाया था, जो रॉन्ग पॉइंट है। केएमटी का पॉइंट नंबर 1 हाई प्रेशर पर गलत हो जाता है। और लो टेम्परेचर पर क्या होता है? लो टेम्परेचर पर केएमटी का पॉइंट नंबर 2 गलत हो जाता है। और केएमटी का पॉइंट नंबर 2 क्या था? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अप्रोक्सीमेटली 0 होती है। अप्रोक्सीमेटली 0 होती है। लेकिन लो टेम्परेचर पर आईएमएफ स्ट्रॉन्ग हो जाती है, यानी मॉलिक्यूल्स स्लोली मूव करते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग आईएमएफ पैदा हो जाती है लो टेम्परेचर पर, और हाई प्रेशर पर मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम अननेग्लिजिबल हो जाता है। तो दो बातें हुई। डेविएशन किस वजह से हो रही है? नंबर 1, अननेग्लिजिबल वॉल्यूम of molecule and presence of intermolecular forces। तो ये दो रीजंस हैं जनाब डेविएशन के। So deviation of gas is due to unnegligible molecular volume and strong intermolecular forces। And what are intermolecular forces?
वो मैं आपको अभी बताता हूं, पहले आप ये कॉपी कर लें। तो बच्चों, हाई प्रेशर पर केएमटी का पॉइंट नंबर 1 गलत साबित हो जाता है और लो टेम्परेचर पर केएमटी का पॉइंट नंबर 2 गलत साबित हो जाता है। केएमटी का पॉइंट नंबर 1 जो कि गलत है वो था कि वी आई इज नेग्लिजिबल, यानी इंडिविजुअल वॉल्यूम ऑफ अ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। और केएमटी का पॉइंट नंबर 2 था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नेग्लिजिबल, या there is no intermolecular forces, there is no intermolecular forces, यानी IMF जो है वो नहीं होती आइडियल गैस में। लेकिन बच्चों ये दोनों बातें गलत साबित हो जाती हैं, ये दोनों बातें गलत साबित हो जाती हैं। हाई प्रेशर पर मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं रहता और मॉलिक्यूल्स हाई प्रेशर पर कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने लग जाते हैं। इसी तरह लो टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है और वो स्लो डाउन हो जाते हैं, जिसके नतीजे में उनके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी आईएमएफ पैदा हो जाती है। आईएमएफ 3 तरह की होती है, ये मैं आपको पढ़ाता हूं, आप लोग जल्दी से कॉपी कर लें। बेटा मैंने अभी आपको बताया, मैं दोबारा बता देता हूं। हाई प्रेशर पर केएमटी का पॉइंट नंबर 1 गलत हो जाता है और हाई प्रेशर पर वी आई नेग्लिजिबल नहीं रहता, जबकि लो टेम्परेचर पर आईएमएफ लो टेम्परेचर पर पॉइंट नंबर 2 केएमटी का गलत हो जाता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो केएमटी के मुताबिक आइडियल गैस में नहीं होती वो पैदा हो जाती हैं आइडियल गैस में, और फिर गैस फिर वो आइडियल नहीं रहती बल्कि फिर वो रियल बन जाती है। तो लो टेम्परेचर पर आईएमएफ पैदा हो जाती है गैसेस में, और आईएमएफ क्या होती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो 3 तरह की होती हैं, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप लोग बोर्ड पे देखें। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी वो फोर्स जो कि मॉलिक्यूल के बीच में होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनको कहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को शॉर्ट में कहते हैं आईएमएफ। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस 3 टाइप की होती हैं। पहली टाइप को कहते हैं लंडन डिस्पर्जन फोर्स, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, इसको शॉर्ट में कहेंगे एलडीएफ। ये सबसे वीकेस्ट आईएमएफ होती है। ये वाली आईएमएफ उन मॉलिक्यूल्स में या उन गैसेस में होती है जो नॉन पोलर होती है।
ये नॉन पोलर गैसेस में होती है, मसलन हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, CH4 एक्सेट्रा, ये नॉन पोलर गैसेस है। ठीक है बेटा, ये लंडन फोर्सेस होती हैं, ये सबसे कमजोर, सबसे वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। ये नॉन पोलर गैसेस में होती है। नॉन पोलर का मतलब है ऐसा कंपाउंड जिसमें पोल ना हो। आपको मालूम है कोवलेंट बॉन्ड दो तरह का होता है, नॉन पोलर और पोलर। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सॉरी सबसे वीकेस्ट फोर्सेस है, सबसे वीकेस्ट फोर्सेस। अब आप दूसरी टाइप को देखिए, दूसरी टाइप है, उसको कहते हैं डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल फोर्सेस या डाइपोल इंटरेक्शन, इसको शॉर्ट में कहते हैं DDF या DDI। ये इंटरमीडिएट इसकी ताकत होती है। ये पोलर गैसेस में होती है, यानी वो गैसेस जो पोलर होती है उनके अंदर ये वाली IMF होती है। अब वो पोलर गैसेस कौन सी है? पोलर गैसेस मसलन SO2, SO3, NO2 एक्सेट्रा। ये इंटरमीडिएट इसकी ताकत होती है, यानी इसकी ताकत मॉडरेट होती है, यानी ना ये बहुत ज्यादा वीक है ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मॉडरेट इसकी ताकत होती है। ये वो IMF है जो लो टेम्परेचर पर गैसों के बीच में पैदा हो जाती है। और तीसरी और आखिरी का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट IMF है, इसको शॉर्ट में कहते हैं HB या HBI, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट IMF है। ये भी पोलर गैसेस में होती है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस में डाइपोल फोर्स है या किस में हाइड्रोजन बॉन्ड है? क्योंकि ये दोनों पोलर गैसेस में हो रही है। तो इसका फर्क ये है कि पोलर गैसेस having H positive, यानी ऐसी पोलर गैस है जिसमें H पॉजिटिव मौजूद हो, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और H पॉजिटिव मौजूद ना हो तो फिर डाइपोल फोर्स होगी। अब आप देखिए उन गैसेस के नाम जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, HF, HCl, NH3, और इसके अलावा वाटर वेपर्स यानी H2O गैस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये जनाब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चार्ट, ये आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का चार्ट है कंप्लीट। ये बच्चों तीन तरह की फोर्सेस पैदा हो जाती हैं लो टेम्परेचर पर गैसेस के दरमियान, और ये फोर्सेस फिर गैसों को आइडियल बिहेवियर से
डेविएट करना शुरू कर देती हैं। इसलिए बच्चों, अगर हमने किसी गैस को आइडियली बिहेव कराना है तो हमें टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा। अगर हमने लो टेम्परेचर कर दिया तो इन तीनों में से कोई एक फोर्स या दो फोर्सेस भी बैक वक्त पैदा होना शुरू हो सकती है, जिसके नतीजे में गैस जो है वो नॉन आइडियल हो जाएगी। जी बेटा एमएल लॉ, ये फोर्सेस नॉर्मली तो नहीं होंगी, यानी लो टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर और लो टेम्परेचर पर ये फोर्सेस पैदा होंगे। लेकिन अगर प्रेशर लो हो और टेम्परेचर हाई हो तो फिर ये फोर्सेस ना होने के बराबर होंगे। इज इट क्लियर टू यू? तो यहां पर बच्चों हमारी गैसियस स्टेट खत्म हो गई और अब हम आपको न्यूमेरिकल्स कराएंगे। तो आप सब लोग के साथ में स्क्रीन शेयर करूंगा, न्यूमेरिकल लिखाऊंगा और फिर उसको हम बोर्ड पर सॉल्व करेंगे। आप लोग हेडिंग लगा लें, न्यूमेरिकल्स ऑन बॉयल्स लॉ। न्यूमेरिकल्स ऑन बॉयल्स लॉ। ये स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है। और ये सवाल आपके साथ शेयर हो रहा है। ये सवाल आप अपने पास नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 इसका नाम है। इस सवाल को आप रीड करेंगे, मैं रीड कर रहा हूँ, आप नोट करें, अपने पास इसको नोट कर लें। 100 cm³ गैस सिलेंडर filled with chlorine under 160 torr pressure is connected by stopcock with another cylinder of 400 cm³ filled with nitrogen under a pressure of 200 torr। बच्चों, दो सिलेंडर की बात हो रही है। दो सिलेंडर है, एक सिलेंडर में क्लोरीन गैस है और दूसरे सिलेंडर में नाइट्रोजन गैस है। दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम गिवन है 100 और 400 और दोनों सिलेंडर का प्रेशर गिवन है 160 टॉर और 200 टॉर। ये दोनों सिलेंडर स्टॉप कॉक से जुड़े हुए हैं, यानी उनके दरमियान एक की है जिससे कि हम दोनों सिलेंडर को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं और खोल और बंद कर सकते हैं। तो पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द टोटल प्रेशर व्हेन स्टॉप कॉक इज ओपन, यानी टोटल प्रेशर क्या होगा जब हम स्टॉप कॉक को खोल देंगे। तो बच्चों, बुनियादी तौर पर ये दो लॉस का न्यूमेरिकल है। इसमें बॉयल्स लॉ भी यूज होगा और इसमें डॉल्टन लॉ भी यूज होगा, क्योंकि हमें टोटल प्रेशर निकालना है। तो आप जल्दी से क्वेश्चन नोट कीजिए। मेरा बेटा, मैं सिद्रा आमिर, अब मेरी आवाज सबको सही आ रही है, आपको ठीक नहीं आ रही है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? सबको आवाज आ रही है सही भाई? आवाज क्लियर है सबको? सबको क्लियर आ रही है आवाज? नोट डाउन द क्वेश्चन।
क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सिर्फ नोट कर लीजिए, सॉल्व कराऊंगा बोर्ड पर। जी नोट हो गया? जी बेटा, अब ये मैं बोर्ड पर आपको सवाल कराऊंगा, आप लोग बोर्ड पर देखेंगे। सबसे पहले हेडिंग लगेगी सॉल्यूशन की। सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग लगाएंगे। सॉल्यूशन के बाद फिर हेडिंग लगेगी गिवन। अब हमारे पास जो डेटा गिवन है वो दो गैसेस के लिए गिवन है, क्लोरीन गैस के लिए और नाइट्रोजन गैस के लिए। सबसे पहले मैं डेटा बना रहा हूं क्लोरीन गैस के लिए। फॉर क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस के लिए डेटा देखिए, 100 cm क्यूब गैस सिलेंडर फिल्ड विद क्लोरीन अंडर 160 टॉर प्रेशर। तो हमें वॉल्यूम दिया हुआ है क्लोरीन का V1 कितना, 100 cm क्यूब। आप डेटा में नजर रखिए, और इस सिलेंडर का प्रेशर यानी P1 क्लोरीन के हिसाब से 160 टॉर है। ठीक है, अब इसी के बराबर में मैं दूसरा डेटा बनाऊंगा फॉर नाइट्रोजन गैस। और से देखो बच्चों डेटा को, बच्चों नाइट्रोजन गैस का डेटा पढ़ो। कह रहे दूसरे सिलेंडर में नाइट्रोजन गैस रखी है जिसका वॉल्यूम है 400 cm क्यूब और उसका प्रेशर है यानी P1 200 टॉर। अब हमको यहां पर V2 निकालना है, इसी तरह यहां पर हमें V2 निकालना है। V2 कैसे निकालेंगे? देखिए हमने दोनों सिलेंडर्स आपस में जोड़े हुए हैं स्टॉप कॉक के जरिए। तो जैसे ही हम स्टॉप कॉक ओपन करेंगे दोनों गैसें मिक्स हो जाएंगी। जब दोनों गैसें मिक्स होंगी तो V2 कितना हो जाएगा, 100 प्लस 400 इक्वल्स टू 500। इसी तरह V2 नाइट्रोजन का भी कितना हो जाएगा, 100 प्लस 400 इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ में आ रही है? तो हमें पहले क्लोरीन का आपने वॉल्यूम प्रेशर लिखा, स्टॉप कॉक खुलने से पहले और स्टॉप कॉक खुलने के बाद। हमें मालूम क्या करना है, रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है जनाब टोटल प्रेशर। व्हाट इज रिक्वायर्ड? टोटल प्रेशर यानी पीटी हमें निकालना है। और पीटी किसके बराबर होगा? पीटी बराबर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। तो हमें पीटी अगर निकालना है तो हमें क्लोरीन का पार्शियल प्रेशर और नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर निकालना होगा। और ये दोनों हम निकालेंगे
पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन एंड नाइट्रोजन बॉयल्स लॉ के जरिए, यानी यहां से हम P2 निकाल लेंगे। जो P2 आएगा वो इन दोनों का प्रेशर होगा। बेटा सवाल में टेम्परेचर गिवन नहीं है, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर गिवन नहीं होता। तो ये है सवाल को सॉल्व करने का इब्तिदा। गिवन आपको पता चल गया। अब हम पहले बॉयल्स लॉ यूज करेंगे और फिर चार्ल्स लॉ यूज करेंगे। आप ये कॉपी कर लें। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। टोटल प्रेशर डॉल्टन लॉ से निकालेंगे। जी हाँ, सबसे पहले हेडिंग लगेगी फाइंडिंग partial pressure, finding partial pressure using Boyle's law। Boyle's law का फार्मूला है P1 V1 equals to P2 V2। हमें क्या मालूम करना है? हमें P2 निकालना है। P2 इधर करेंगे, V2 नीचे ले जाएंगे। तो P2 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन V2। अब एक दफा P2 निकालेंगे क्लोरीन के लिए, दूसरी दफा निकालेंगे नाइट्रोजन के लिए। तो सबसे पहले P2 निकाल रहे हैं क्लोरीन के लिए, तो क्लोरीन का डेटा यूज होगा। P1 कितना है क्लोरीन का? P1 बताइए। क्लोरीन का P1 160 और क्लोरीन का V1 कितना है? P1 बताइए। P1 कितना है? P1 कितना? 100 और V2 कितना है? 500। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। PCl2 क्या आ रहा है? 32 टॉल। 32 टॉल। और अब हम निकालेंगे P2, यानी P2 निकालेंगे नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन का प्रेशर कितना है? नाइट्रोजन का प्रेशर कितना है बताइए। नाइट्रोजन का V1 कितना है? 200 और नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना है? V1 400 डिवाइडेड बाय V2, तो दोनों के लिए सेम है 500। तो क्या आंसर आया? क्या आंसर आया? 160 टॉल। 160 टॉल। ये आ गया जनाब दोनों गैसों का प्रेशर स्टॉप कॉक खुलने के बाद।
ये क्लोरीन का पार्शियल प्रेशर, ये नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर। आप समझ गए? अब हम टोटल प्रेशर निकालेंगे, पहले आप ये कॉपी कर लें। यस सिद्रा, यही आंसर होगा। नहीं सानिया, यूनिट कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि इक्वेशन के दोनों साइड पर सेम यूनिट्स हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम टोटल प्रेशर निकालते हैं, डॉल्टन लॉ यूज करेंगे। Now we are finding total pressure using Dalton's law। और Dalton's law के तहत total pressure is the sum of partial pressures of individual gases। We have two gases, chlorine and nitrogen। क्लोरीन का प्रेशर अभी हमने निकाला 32 टॉर और नाइट्रोजन के निकाला 160 टॉर, दोनों को प्लस किया तो आंसर आया 192 टॉर, एंड दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। And this is the final answer। Is it clear to you students? स्टूडेंट्स समझ में आया? बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल इम्तिहान में आता है। बेटा समझ में आया? सब बताओ बेटे। ओके बेटा, किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो बताओ। तो इसमें दो लॉ यूज आपने किए, बॉयस लॉ भी यूज किया और डॉल्टन लॉ भी यूज किया। नाउ अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, सॉल्व करने के लिए अभी सॉल्व करेंगे। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं बेटा, ये आप सवाल नोट करिएगा। ये सवाल है जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू। जल्दी से सवाल को कॉपी कीजिए। "25 liters of gas A is pumped into a container at 25 degrees C and 760 torr with 20 liters of gas B at 25 degrees C at 700 torr। दो गैसें दी हुई है, गैस A और गैस B, दोनों का वॉल्यूम दिया हुआ है, दोनों का पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है। कैलकुलेट द टोटल प्रेशर व्हेन बोथ द गैसेस आर पंप्ड इनटू अ टैंक विद 10 लीटर। दोनों गैसों को आपने क्या करा, एक दूसरे टैंक में शिफ्ट कर दिया जिसका वॉल्यूम है 10 लीटर। तो V2 हो गया 10 लीटर, दोनों गैसों का V2 10 लीटर हो गया। दोनों गैसों का
V2 10 लीटर हो गया, तो P2 निकालेंगे बॉयल्स लॉ के तहत। ये फाइनल आंसर आ रहा है, नोट कर लें। बेटा 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, सेम टेम्परेचर रखा है, तो बॉयल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं आप। टेम्परेचर जस्ट आपको परेशान करने के लिए दिया है। बेटा दोनों गैसों को आपने एक ही सिलेंडर में डाल दिया ना, दूसरे सिलेंडर में, और दूसरे सिलेंडर का वॉल्यूम अनुसार 10 है। अच्छा मैं दोबारा दिखाता हूं, देखो मैंने आपको सेंड कर दिया, आप बोर्ड पे देखें। आपको अगर परेशानी हो रही है तो बोर्ड पे देखें। लेकिन क्या वो क्या रहा है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर दूसरा सिलेंडर है, उस पे एक पहले सिलेंडर पे गैस ए है, दूसरे सिलेंडर पे गैस बी है, ठीक है। इसका वॉल्यूम है 25 लीटर और इसका वॉल्यूम है 20 लीटर। इसका प्रेशर है 760 टॉर, इसका प्रेशर है 700 टॉर। अब ये आपने क्या करा, इन दोनों गैसों को आपने एक और सिलेंडर में ट्रांसफर कर दिया। दोनों गैसों को आपने ट्रांसफर कर दिया एक और सिलेंडर में। फर्ज करें कि सिलेंडर सी है और इसका वॉल्यूम जो है वो कितना है, 10 लीटर। तो इस गैस का भी और इस गैस का भी जो है वो वॉल्यूम 10 लीटर हो गया, यानी ये V2 दोनों गैसों के लिए हो गया। आपको क्या मालूम करना है, V2। ये क्या हो गया, V1, ये क्या हो गया P1, ये क्या हो गया P1, ये क्या हो गया P1, और गैस सिलेंडर है, सिलेंडर B। आपको P2 निकालना है गैस ए के लिए और गैस बी